नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस बार हम लेकर आए कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आव्यूह मैट्रिक्स। ये उनको आगे अध्ययन करने में भी उपयोगी होगी। तो हमने प्रयास किया है कि इस पूरी विषय वस्तु को 3 वीडियो में संग्रहित करें। पहले वीडियो में हम आव्यूह और उसके प्रकारों के विषय में जानेंगे। दूसरे वीडियो में हम आव्यूह में संक्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे और तीसरे वीडियो में हम प्रतिलोम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, किस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके विषय में देखेंगे और उसकी सहायता से समीकरणों को हल करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स जो है वो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं नई नई विषय वस्तु को खोज करके लाने के लिए, आपके सामने नए ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखिए, अंत तक देखिएगा ताकि आपके आव्यूह के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आव्यूह। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आव्यूह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं को एक विशेष प्रकार से प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। अगर हम ये कहें तो कैसे कह सकते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर स्कूल में विद्यार्थियों को जब हम प्रार्थना के लिए कहते हैं तो किस प्रकार से खड़े होते हैं, वो पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं। ये एक क्लास की पंक्ति हो गई, ये दूसरी क्लास की पंक्ति हो गई, ये तीसरी। तो ये एक विद्यार्थियों की प्रार्थना के लिए खड़े होने की व्यवस्था हो गई। इसी प्रकार से संख्याओं को भी हम व्यवस्थित करते हैं एक विशेष क्रम में। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं को जब हम आयताकार पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो हम यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं थी 4, 5 और 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास संख्याएं हैं। इनमें से हमने कुछ संख्याओं को पहली पंक्ति में ले लिया, तो हमारे पास हमने ले लिया 4, 5, 6, इसको हमने कह दिया ये पहली पंक्ति की संख्या है। इनके पीछे हमने बची हुई संख्याओं को रख दिया तो ये हमारी ये भी संख्या बन गई। तो 7, 8, 9 ये भी एक पंक्ति बन गई। पहली पंक्ति को हमने किससे प्रदर्शित किया, R1 से, और दूसरी पंक्ति को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, R2 से। अब अगर हम देखें तो ये स्तंभ भी है। स्तंभ में कौन कौन से अवयव है, दो अवयव आए हैं। एक स्तंभ में 4, 7 है, दूसरे स्तंभ में 5, 8 है, तीसरे स्तंभ में 6, 9 है। इन स्तंभों को हम क्या कह रहे हैं, C1, C2 और C3। इस प्रकार पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित की गई संख्याओं को जब हम बड़े कोष्ठक में या बड़े ब्रैकेट में व्यक्त करते हैं तो इस पूरी व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं। यहां पर देख लीजिए हमने क्या किया, ये जो पहली पंक्ति के अवयव थे 4, 5, 6, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर पहली पंक्ति में रख दिए। ये जो दूसरी पंक्ति के अवयव थे 7, 8, 9, उसको बड़े ब्रैकेट में हमने यहाँ पर 7, 8, 9 बड़े दूसरे पंक्ति में रख दिया। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणन से प्राप्त हो जाती है। यहां पर देखिए हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी थी, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 6। आप गिन लो ये अवयव, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव और 6 अवयव। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणन से प्राप्त होती है और इस गुणन को हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। ये तो एक जनरल हो गया। अब हमने जो किताबों में पढ़ी है वो परिभाषा देखें। तो हम किताबों में जो परिभाषा पढ़ते हैं वो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि m पंक्तियों और n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m गुणे n कोटि का आव्यूह कहते हैं और इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
हम मान लेते हैं हमारा अवयव ए है, तो ए बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर ए आई जे एम गुणे एन, जहां ए आई जे क्या है, तो ए आई जे आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव है। जैसे कैसे आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ से क्या मतलब है, तो यहां पर देखो A11 का मतलब यह है कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। A1n पहली पंक्ति और nवें स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार A21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। A23 A2n ये सब क्या है, ये अपना अपना पता खुद बता रही हैं कि हम किस पंक्ति और किस स्तंभ के अवयव हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि ए आई जे जो अवयव है वो आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव है। अभी हमने कहा था कि इस अवयव में कितने अवयव होंगे, तो हमने पीछे पढ़ा था जितनी पंक्ति हैं और जितने स्तंभ हैं उन दोनों का गुणा करने। तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है, यहाँ पे पंक्ति है m और स्तंभ कितने हैं n, तो m गुणे n या mn अवयव होंगे। इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि हमने ऊपर लिखी हुई है, इस अवयव की कोटि क्या होगी, m गुणे n कोटि का ये अवयव होगा। कोई दिक्कत यहां तक? मुझे नहीं लगता कि अब यहां पर कोई दिक्कत होगी। हम ये कह सकते हैं कि m पंक्ति और n स्तंभ वाला अवयव की कोटि m गुणे n होती है और उसे हम व्यक्त करते हैं a बराबर a आई जे m गुणे n से। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अवयव का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है कि एक हमें अवयव बनाना है जिसकी कोटि यहां पर दी हुई है। कोटि क्या दी हुई है, 2 गुणे 2 दी हुई है अवयव की कोटि। अवयव ए आई जे के रूप में है जहां पर अवयव ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2 और मॉडुलस के अंदर -3i प्लस जे। तब हमें एक अवयव बनाना है। अगर हमें अवयव बनाना है तो हम ये देखें कि हमें दिया क्या है, अवयव की कोटि दी हुई है। अवयव की कोटि दी है 2 गुणे 2, अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। यहां पर हम देखें तो हमने 2 पंक्तियां ले ली हैं और 2 स्तंभ ले लिए हैं। पहली पंक्ति के और पहले स्तंभ का अवयव A11, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव A12, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A21 और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव A22। ये हमने अवयव ले लिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहां दिया हुआ है अवयव की परिभाषा ए आई जे बराबर कितना दिया है, 1/2 मॉडुलस के अंदर -3i प्लस जे। आई बराबर क्या है, पहले जब पहले अवयव की बात कर रहे हैं, पहला अवयव है A11 यहां पर क्या है, आई बराबर है 1 और जे बराबर है 1। तो हम इसका मान यहां पे रख दें, आई बराबर 1 रखा, जे बराबर 1 रखा, तो क्या हो गया 1/2 -3 गुणे 1 धन 1 बराबर 1/2 -3 धन 1, या ये हो गया 1/2 -2, और हमको मालूम है कि -2 का मॉडुलस +2 होता है तो ये बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार से A12 मतलब i बराबर 1 और j बराबर 2, तो i बराबर 1 और j बराबर 2 इसमें रख दीजिए आप। रखा तो क्या आ गया 1/2 -3 गुणे 1 धन 2, तो ये हो गया -1 का मॉडुलस +1 होता तो ये माना गया 1/2। A21 बराबर क्या होगा, A21 मतलब i बराबर 2 और j बराबर 1 रख दिया, एक इसको हल कर लिया तो हमारा मान कितना आ गया 5/2। इसी प्रकार से A22 मतलब i बराबर 2 और j बराबर 2 रखा, तो यहाँ पे क्या गया 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2, और हमारा मान मिल गया 2। इन चारों मानों को हमने जो यहां पर मैट्रिक्स अवयव माना हुआ है कि A बराबर ए आई जे है, उस पे रख देते हैं। तो हमारा A बराबर क्या आ गया, अवयव A बराबर आ गया 1/2, ये पहली पंक्ति हो गई, 5/2
और 2 ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो इस प्रकार से हमारा आव्यूह बन गया। अब हम पढ़ते हैं आव्यूहों के प्रकार को। तो सबसे पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, अर्थात यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति है तो इस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अर्थात पंक्ति आव्यूह में m बराबर क्या होता है, 1 होता है। जैसे उदाहरण के लिए a बराबर a11 a12 डैश 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 a1n, ये एक प्रकार की पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ कई सारे हो सकते हैं। दूसरा आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या केवल 1 होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इस प्रकार के आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह में क्या था, m बराबर 1 था, यहां पर स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, n बराबर 1 होगा। जैसे a बराबर ये दिया हुआ हमारे पास a11 a21 डैश 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 am1, ये हमारे पास क्या है, एक स्तंभ आव्यूह। तीसरा आव्यूह है शून्य आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे हम क्या कह सकते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। और इसे हम 0mn से प्रदर्शित करते हैं। mn क्या है, उसकी कोटि को प्रदर्शित करता है कि किस कोटि का शून्य आव्यूह। तो ये कौन सी कोटि का शून्य आव्यूह होगा, ये m गुणे n कोटि का शून्य आव्यूह है। अगला है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अर्थात m बराबर n। अगर m बराबर n है तो इस प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। a एक वर्ग आव्यूह है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं aij n गुणे n, मतलब n पंक्ति और n स्तंभ, इसकी कोटि हम इसे कहते हैं कि ये n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो a बराबर हमारे पास कोई 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, अर्थात इसमें 3 पंक्तियां होंगी। तो पहली पंक्ति abc, दूसरी पंक्ति def, तीसरी पंक्ति ghi। 3 स्तंभ होंगे तो पहला स्तंभ adg, दूसरा स्तंभ beh और तीसरा स्तंभ cfi। तो ये क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। अगला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव, किसको छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। और इसे हम डायगोनल d1 d2 dn से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक आव्यूह है a में देखो विकर्ण के अवयव कौन से हैं, a b और c, ये विकर्ण के अवयव हैं। इन विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है, शून्य हैं। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, 3 कोटि का एक विकर्ण आव्यूह है। और इस विकर्ण आव्यूह को हम डायगोनल a b c से प्रदर्शित करते हैं। डायगोनल के बाद क्या है, विकर्ण के अवयव a b c। अगला जो आव्यूह है वो है अदिश आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हों। समझ में आ रहा है, विकर्ण के सभी अवयव समान हो, किसके, विकर्ण आव्यूह के। अर्थात यहां पर हमने एक विकर्ण आव्यूह लिया हुआ है उदाहरण के तौर पर, और ये देखो इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, समान हैं, a हैं। तो इस विकर्ण आव्यूह को हम क्या कहते हैं, कोटि 3 का एक अदिश आव्यूह कह रहे हैं। तो हम अदिश आव्यूह की परिभाषा ये कह सकते हैं कि एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हैं एक अदिश आव्यूह कहलाता है। अगला है तत्समक। तत्समक आव्यूह इसी से आगे निकला है कि n कोटि का एक अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या था, विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो।
और विकर्ण के अवयव समान हो। मतलब यहाँ पे विकर्ण के अवयव समान होंगे तो कैसे हो कि प्रत्येक विकर्णी अवयव जो है वो एक होता है। इसीलिए कहा है n कोटि का एक अदिश आव्यूह जिसमें प्रत्येक विकर्णी अवयव एक होता है क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? in से प्रदर्शित करते हैं। n क्या हो गई? उसकी कोटि हो गई। जिसे उदाहरण के तौर पर i3 क्या है? मतलब तीन कोटि का एक तत्समक आव्यूह है। तो तत्समक आव्यूह हमने यहां बना लिया। ये क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसे हम क्या कहेंगे? कोटि 3 का तत्समक आव्यूह। अगला आव्यूह है त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? तो सिंपल सी परिभाषा है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव, उदाहरण देखो यहाँ पर एक ऊपर नीचे के अवयव शून्य, ये मुख्य विकर्ण क्या है? A31, A22 और A13 ये मुख्य विकर्ण हो गया। इसके नीचे के सभी अवयव ये देखो ये शून्य है। तो ये कैसा हो गया? एक त्रिभुजीय आव्यूह हो गया। एक दूसरा त्रिभुजीय आव्यूह देखो, यहाँ पे मुख्य विकर्ण क्या है? A31, A22, A13। इसको छोड़ करके इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य है। तो ये भी एक त्रिभुजीय आव्यूह है। तो त्रिभुजीय आव्यूह की परिभाषा क्या हो गई कि मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। आगे, यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, देखो दोनों परिभाषा ऊपर या नीचे था तो यहाँ पे हम नीचे की बात कर रहे हैं, नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो इसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर देखो ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का उदाहरण है। क्या है? इसके नीचे के सभी अवयव शून्य है। यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यहां पर ये उदाहरण, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं। इसका मतलब क्या है? इससे संबंध, सिंपल सा संबंध, यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। अगर अवयवों को रख के देखो तो ये एक त्रिभुज की आकृति बन गई। ये कौन सा है? ऊपर की ओर बनी, तो इसलिए इसको हम ऊपरी त्रिभुजीय आकृति कहते, त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इसमें त्रिभुज की आकृति कहां बन रही है? नीचे की ओर बन रही है, तो ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। अगला आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, अर्थात m का मान n से कम है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अगला है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, अर्थात m अधिक हो n से या m बड़ा है n से, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अगर हमें कहा जाए कि ऊर्ध्वाधर किसे कहेंगे और क्षैतिज किसे कहेंगे तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं। जिसमें m का मान n से कम है, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, वो हो गया क्षैतिज आव्यूह। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, वो क्या हो गया? वो हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह, अर्थात m बड़ा हो गया n से। अगला आव्यूह है एकल अवयव आव्यूह। एकल अवयव आव्यूह नाम से स्पष्ट है कि जिसमें केवल एक अवयव हो, और एक अवयव वाले आव्यूह की कोटि क्या होगी? 1 गुणे 1। तो कोटि 1 गुणे 1 का आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव a है, इसे हम क्या कहते हैं? एकल अवयव आव्यूह कहते हैं। अगला आव्यूह है तुलनीय आव्यूह। ये अब दो आव्यूहों के लिए बात हो रही है। दो आव्यूह a और b तुलनीय आव्यूह कहलाते हैं। कब? यदि वे एक ही कोटि के हों, अर्थात दोनों आव्यूहों में
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी तुलनीय अवयव हैं, तुलना कर सकते हैं। समान हो जरूरी नहीं है, लेकिन पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हमारे पास यहाँ पे दो अवयव दिए हैं, ए और बी दो अवयव हैं। ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, बी में भी पंक्तियों की संख्या 2 है। ए में स्तंभों की संख्या 3 है, बी में भी स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे ए और बी दोनों की कोटि 2 गुणे 3 है, अर्थात ये आपस में तुलनीय अवयव हैं। ये देखो इनके अवयव अलग अलग हैं पर ये तुलनीय हैं। अगला अवयव है अगला अवयव है समान अवयव। समान अवयव क्या है देखते हैं। दो अवयव ए और बी समान होंगे यदि उनकी कोटि समान हो, अर्थात कोटि समान होने का मतलब क्या होता है कि वो तुलनीय हो, परस्पर तुलनीय हो। तो ए और बी परस्पर तुलनीय हैं और उनके प्रत्येक अवयव समान हैं। प्रत्येक अवयव कैसे समान है? परस्पर समान है। तो अगर प्रत्येक अवयव परस्पर समान है और वो तुलनीय है तो हम ये कहते हैं कि ए और बी समान अवयव होंगे। तब हम लिखते हैं कि ए बराबर बी। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यहां पर हमने दो अवयव लिए हुए हैं, एक अवयव है ए, दूसरा अवयव है बी। देखें दोनों की कोटि कितनी है? 2 गुणे 3। क्यों? क्योंकि दोनों में पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं, अर्थात दोनों कैसे हो गए? परस्पर तुलनीय अवयव हो गए। अब ए की पहली पंक्ति में अवयव है 2, 1 और 0। बी की पहली पंक्ति में अवयव है 2, 1 और 0। इसी प्रकार ए की दूसरी पंक्ति में अवयव है 1, 2 और 3। बी की दूसरी पंक्ति में अवयव है 1, 2 और 3। प्रत्येक अवयव परस्पर बराबर है और दोनों की कोटि समान है, अतः हम ये कहते हैं कि ए समान है बी के और हम इसे लिखते हैं ए बराबर बी। इस समान अवयव के गुणधर्म का प्रयोग करके हम सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। हमारे पास सवाल है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए जबकि हमारे पास दो समान अवयव दिए हुए हैं। दो समान अवयव दिए हुए तो हम हल करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिए हुए हैं दो समान अवयव। दो समान अवयव दिए हुए हैं तो समान अवयव की परिभाषा से क्या होगा? प्रत्येक अवयव कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो समान अवयव की परिभाषा से हम तुलना कर देते हैं। पहला अवयव क्या है? x प्लस वाई बराबर 6, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरे में 2 बराबर 2 है, ठीक है। तीसरा क्या है? 5 बराबर 5 धन z, ये दूसरा समीकरण बन गया। अगला अवयव एक्स वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 1 से x बराबर क्या हो गया? 6 ऋण वाई। क्यों? क्योंकि x धन y बराबर 6 था तो यहां से x बराबर 6 ऋण y। इस मान को कहां पे रखते हैं? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखा तो x गुणे y बराबर 8 था, वहां पे रखा तो ये हो गया 6 ऋण y गुणे y बराबर 8। ये इसको हमने हल खोल लिया ब्रैकेट तो ये हो गया 6y ऋण y स्क्वायर बराबर 8। इसको हमने हल कर लिया। हल किया तो हमको क्या मिल गया? हल करने पर हमें दो गुणनखंड मिले कि y ऋण 4 और y ऋण 2 बराबर 0। या तो y ऋण 4 बराबर 0 होगा तो y बराबर 4 आ गया, y ऋण 2 बराबर 0 होगा तो y बराबर 2 आ गया। जब y बराबर 4 था तो x बराबर क्या आएगा? समीकरण 1 से हमको मान मिल जाएगा 6 ऋण y, तो x बराबर आ गया 2। जब y बराबर 2 है तो x बराबर क्या आ गया? 4। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है? 5 बराबर 5 धन z। ये 5 और 5 क्या हो गए? कट गए, तो z बराबर कितना आ गया? 0। इस प्रकार हमने समान अवयव के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए x, y और z की मान ज्ञात किए और इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे अवयव में संक्रियाएं। अवयव में संक्रियाएं, ये हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें हम अवयवों का योग, अवयवों का गुणन, अदिश का अवयव से गुणन और दो अवयवों का परस्पर गुणन भाग
इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। आपको ने अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई अनवरत जारी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।